नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साई पैसा के यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ इंदु चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स आईपीओ की। काफ़ी टाइम से ये आईपीओ जो है वो इसका इंतज़ार बाज़ार कर रहा था और निवेशकों में भी काफ़ी जागरूकता थी इस आईपीओ के बारे में जानने के लिए। तो अब फाइनली कंपनी ने ये अनाउंस किया कि ये जो आईपीओ है वो 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक खुलने वाला है। यानी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मंडे से लेकर वेडनेसडे 21 से 23 सितंबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्राइस बैंड क्या है। प्राइस बैंड यहाँ पर 1229 से 1230 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा आईपीओ के जरिए कंपनी की मार्केट से करीब 2,244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसका इस्तेमाल कंपनी अलग-अलग सेगमेंट में अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए करने वाली है। साथ ही अगर लॉट साइज़ की बात करें तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 12 शेयरों का है, यानी आप अगर शेयर के इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो एक लॉट में आपको 12 शेयर मिलेंगे। ऑफर फॉर सेल के ज़रिए 2.24 करोड़ शेयर जो है वो मार्केट में पेश करने वाली है कैम्स। अब जानते हैं कि कैम्स का जो बिज़नेस है वो क्या है? दरअसल कैम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फाइनेंशियल और बाकी सारी सेवाएँ देती है। मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है इस सेगमेंट में और अब कंपनी और भी कई सारे अ, सर्विसेज़ में को बढ़ाना चाहती है, सर्विसेज़ नए-नए सर्विसेज़ देना चाहती है, नए-नए सेगमेंट्स में एंट्री करना चाहती है और इसीलिए कंपनी ये आईपीओ लेकर आ रही है। हमने सीधे कंपनी के मैनेजमेंट से इंटरेक्शन की, उनसे बात की कि आखिर उनके क्या प्लान्स हैं। चलिए सीधे चलते हैं कैम्प्स के मैनेजमेंट के इंटरेक्शन को देखते हैं, जहाँ पर मैंने मिस्टर अनुज कुमार जो कैम्प्स के सीईओ हैं, उनसे बातचीत की। मिस्टर अनुज आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस आईपीओ को लाने के पीछे क्या मकसद है कंपनी का और जो रकम जुटाई जाएगी आईपीओ के ज़रिए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? Yeah, so think of it this way that this is completely an offer for sale. The offer for sale is happening for existing shareholders, and that is how the IPO is structured. There is no primary component, and therefore the company is not raising any money. When you look at the company, we are more than 30 years old. We were founded in the year 1988. And we've been working as a licensed mutual fund RTA since 1995. So the area in which we've created a reputation for ourselves, that work we've done for the last 25 years. In these 25 years, we've had institutional shareholding, first through the HDFC Group, both HDFC Limited and HDFC Bank, which have been shareholders since the year 2000. Then NSE, which will now be winding down, but that as an institutional shareholder, they have been around for the last 7 years. And then there have been private equity companies. Warburg Pincus, of course, is an investor today, and another private equity company had come and exited. So for a company of our vintage, our size, it's always an aspiration to engage with the public markets, and therefore leading to a listing event. And that's how the decision got made last year when we decided that we want to diversify our shareholding and engage with the public markets. That is the idea behind the IPO. So we have seen steady revenue and margin growth in last 3-4 years. So what would be your targets for FY 21 and 22? जी ज़रूर। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता है इंदु जी कि स्पेसिफिक फोरकास्ट टाइप स्टेटमेंट हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी जो भी इंटरेक्शंस हैं इस फेज में सारी आरएचपी में जो कंटेंट है आपसे की जाती है ये आप जानते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का कोर रेवेन्यू सोर्सेस क्या है और जो मार्जिन क्रिएशन है वो कैसे होता है। इससे आपके लिए आसान हो जाएगा वर्कआउट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। कंपनी का 87% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से आता है और म्यूचुअल फंड्स का जो चार्ज मैकेनिज्म है, फीस किस तरह से आती है, वो ज्यादातर उनके एसेट्स के बेसिस पे आती है। तो 87% का 80% जो फी कंपोनेंट है वो म्यूचुअल फंड के एसेट से आता है। अगर आप रिसर्च देखें क्रिसल और ये मार्केट डेटा आपको पता है एम्फी की वेबसाइट पर कई जगह पे ये अवेलेबल है कि म्यूचुअल फंड एसेट्स पिछले 5 साल में हाई टीन्स के कंपाउंडेड रेट पे ग्रो कर रहे हैं। करीब 18% के रेट पे पिछले 5 साल में ग्रो कर रहे हैं।
और आगे भी आशा है, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट क्लास इसकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी हो गई है पिछले 6 से 10 सालों के बीच में। जनरल पब्लिक, पहले एचएनआईज और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड्स में, आज से 10-15 साल पहले। पिछले 10 सालों में हाउस होल्ड्स इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। आपने एसआईपी का नाम सुना होगा। छोटी मंथली सेविंग्स होती है आपकी, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए, उसको लेके लोग पर वो लाइफ टाइम सेवर्स होते हैं, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए आके इन्वेस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड की ग्रोथ रेट अच्छी रही है, और रिसर्च भी ये कहती है कि अगले 5 सालों में ये एक्सपेक्ट करना रीजनेबल है कि वही वाली ग्रोथ रेट रहेगी। हमारा रेवेन्यू करीब एक छोटे हैंडीकैप के साथ ग्रो करता है। तो अगर म्यूचुअल फंड एसेट्स 18% पे ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू करीब 12, 13, 13.5% पे ग्रो करेगा। ऐसा पहले होता रहा है, और आगे के लिए भी ये आउटलुक रखना या ये आशा रखना ठीक है कि करीब करीब उस तरह की ग्रोथ रेट जो पिछले 5 साल में मिली है वो मिल सकती है। सर, आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की, लेकिन हमने देखा है कि पैंडेमिक की वजह से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इकोनॉमी, हर जगह हमने इसका एक एडवर्स इफेक्ट देखा है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में, क्योंकि पैंडेमिक यहाँ पर दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग है, और इसका इम्पैक्ट कैम्स के बिजनेस पर भी दिख सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। हाँ जरूर, मैं आपको बताता हूँ कि इसका पूरी स्थिति क्या रही है पिछले 6 महीनों में। तो पैंडेमिक करीब करीब उसका इम्पैक्ट मार्च से फील होना शुरू हुआ। अप्रैल और मई के महीनों में 2-3 चीजें हुई जो ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक तो म्यूचुअल फंड्स के और हमारे ऑफिस बंद थे, जैसे कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सब जगह बंद थी, मॉल, सिनेमा, सब कोई बंद थे। तो उसकी वजह से फिजिकल सेलिंग एक्टिविटी काफी स्लो हो गई थी। जो एक इन पर्सन सिट डाउन मीटिंग्स होती हैं, एडवाइजर्स बैठते हैं इन्वेस्टर्स के साथ और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो एक्टिविटी काफी स्लो हो गई थी। इन्वेस्टर्स बैंक्स में भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि बैंक की ब्रांचेस बहुत कम खुली थी, और अगर खुली थी तो बहुत स्केलेटल स्टाफिंग के साथ। तो एक तो वो फिजिकल सेलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो गया था। डिजिटल चल रहा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग आ रहे थे और वो बाय कर रहे थे, पर वो एक हिस्सा है, काफी बड़ा हिस्सा जो फिजिकल है वो नहीं हो पा रहा था। उसके अलावा जो मार्केट्स की वैल्यूएशन है, इंडाइसेस है, वो काफी नीचे चली गई थी। अब तो वो काफी रिकवर कर चुकी हैं, पर नीचे थी। और इन दो चीजों की वजह से सेलिंग पे और वैल्यूएशन दोनों चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा था अप्रैल और मई के महीने में। जून के महीने से एक, जिसे कहते हैं, रिवर्सल शुरू हुआ, एक अच्छा रिवर्सल शुरू हुआ। और अभी जो डेट और लिक्विड, एक 3 बड़े एसेट क्लासेस माने जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी, डेट और लिक्विड, और भी हैं पर ये 3 बड़े माने जाते हैं। तो लिक्विड और डेट, इनके जो एसेट्स हैं, इसकी जो वैल्यू थी पूरे म्यूचुअल फंड के एएमसीज के पास, वो करीब करीब वापस पहुंच गई है, जो कि प्री कोविड डेज में थी, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। विच मीन्स कॉर्पोरेट से और इंडिविजुअल से भी इन्वेस्टमेंट डेट और लिक्विड में थी। वो कोविड का इम्पैक्ट सहने के बाद जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर में वापस आ चुकी है। तो वो वैल्यूएशन करीब करीब उतनी हो गई है जो प्री कोविड में जनवरी फरवरी में थी। इक्विटी में क्योंकि फंड हाउसेस और हमारी ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स सब लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं, काफी एक्टिव हो गए हैं, पूरी तरह से तो नहीं कह सकता मैं, तो सेलिंग प्रोसेस भी धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गया है। वो वाले एसेट्स करीब 5-6% नीचे हैं अपनी पीक से, पर आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये एक्टिविटी बढ़ती है, आशा है कि वो भी बढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजें काफी हद तक रिवर्स हो चुकी हैं। डेट और लिक्विड उसी लेवल पे पहुंच चुका है जो कोविड से पहले था। इक्विटी करीब 5-6% नीचे है, पर आगे बढ़ सकता है। तो इम्पैक्ट कोविड का जरूर रहा इंडस्ट्री पे, रिवर्स हुआ। इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो इंटरेस्ट था, वो वापस आ गया है, और उनकी पार्टिसिपेशन थ्रू द सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी वापस आ गई है। इसी दौरान केवाईसी के लिए अब नए तरीके उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। तो एक आधार बेस्ड केवाईसी, ई केवाईसी जो पहले होता था, वो अब कैपिटल मार्केट्स के लिए फिर से अलाउ हो गया है। तो वो भी अब लाइव होने वाला है। हम अपनी प्रॉपर्टी खुद लाइव करने वाले हैं, अगले कुछ हफ्तों में कर देंगे। तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग भी आसान हो जाएगी। तो इन सारी चीजों का अगर आप कलेक्टिव इम्पैक्ट देखें, तो कोविड का जो पीक इम्पैक्ट था, उसको मार्केट काफी हद तक उससे बाहर आ चुकी है। बहुत थोड़ा सा एक रास्ता बचा हुआ है। सर, जितने भी सेगमेंट्स की आपने बात की जहां आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनमें सबसे
पॉजिटिव आउटलुक आपका किस सेगमेंट में है? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स हमारा मेनस्टे रहा है पहले, करीब 87% रेवेन्यू वहाँ से आता है, 13% रेवेन्यू बाहर से आता है। कौन से बिज़नेसेस हैं? हम एक एआईएफ और पीएमएस का बिज़नेस करते हैं, जो कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर ही है। म्यूचुअल फंड से एडजेसेंट है, बट प्रोडक्ट क्लास अलग समझी जाती है। तो वो एक बिज़नेस है जो पिछले 8-9 साल से हम ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, टेक्नोलॉजी स्टैक पे आधारित है। सारी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड कर लिया है। हम करीब 77 टू 80 एआईएफ्स को सर्विस करते हैं। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है कैम्स पे के नाम से, जो पहले म्यूचुअल फंड्स को सर्विस करता था, अब एनबीएफसीज को भी सर्विस करता है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है 2-3 सेगमेंट से। उसमें भी टेक्नोलॉजी स्टैक पूरा हमारा है, सारे लिंकेजेस हम बना चुके हैं। पहले का खाली हम वन टाइम मैंडेट एसीएच प्लेटफॉर्म पे करते थे, अब हमने यूपीआई इंट्रोड्यूस किया है, और उसके अलावा हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आगे नेट बैंकिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो वो सारी ऑफरिंग्स स्टैक में इंक्लूड हो जाएंगी। और तीसरी चीज, हम एक इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, जो कि एक लाइसेंस्ड एक्टिविटी है आईडिया के स्पॉन्सरशिप के अंदर, और उस पर शुरू में लाइसेंसेस मिले थे 2011-12 में। हमारा करीब 40% प्लस मार्केट शेयर है वहाँ। और हालांकि वो मार्केट अभी बहुत ग्रो नहीं हुई है, पर डीमेटेरियलाइजेशन जैसे हर सेक्टर में आपने देखा होगा, हर सेक्टर में आ चुका है। जब वो आता है तो धीरे धीरे वो मैंडेटरी भी बनता है। अभी तो खाली वो सजेस्टेड है, और इसलिए हम उस बिजनेस के बारे में भी काफी एक्साइटेड हैं कि फ्यूचर में वो काफी ग्रो कर सकता है। तो एआईएफ पीएमएस एक बॉक्स है, पेमेंट्स दूसरा, और इंश्योरेंस रिपोजिटरी तीसरा। ये तीनों और कुछ छोटे बिजनेसेस हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास एक केआरए कंपनी है, स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारे सॉफ्टवेयर आर्म है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, बीआई सॉल्यूशंस, वेबसाइट्स, ट्रांजैक्शन पोर्टल्स वगैरह बनाता है म्यूचुअल फंड्स और एआईएफ्स के लिए। और अब हमारे को आरबीआई से एक अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी मिल गया है। तो हमारी कोशिशें हैं कि जितनी नई टीम्स हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम को डालें, टेक्नोलॉजी स्टैक को बिल्ड करें और फिर कस्टमर्स को गेन करें। तो वो प्रोसेस ऑन है, एंड पिछले सालों में काफी सक्सेसफुल है, और आगे भी आशा है कि वो ट्रेंड जारी रहेगा। The company is following a dividend policy of distributing 65% of PAT. क्या आप इस पॉलिसी को पोस्ट लिस्टिंग भी कंटिन्यू करेंगे? जी जी, इसको पोस्ट लिस्टिंग भी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, सुना आपने कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि ना सिर्फ म्यूचुअल फंड में खुद को सीमित रखा जाए, अब कैम्स मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग सेगमेंट में भी एंट्री करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो 5 पैसा प्लेटफॉर्म के जरिए आप आसानी से इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस वही बहुत ही सिंपल सा है। आप तुरंत 5 पैसा मोबाइल ऐप में लॉग इन कीजिए। वहाँ पर आपको आईपीओ का एक सेक्शन दिया गया है, वहाँ पर जाइए, जहाँ आपको 21 सितंबर से कैम्स आईपीओ दिखना शुरू हो जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और जितने लॉट आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, उतने लॉट साइज को वहाँ पर डालिए और अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अगर आपको अलॉटमेंट एक्सचेंज की तरफ से अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है, तो आपके बैंक अकाउंट में जो रकम है, जितने लॉट साइज के लिए आपने निवेदन किया है, वो रकम फ्रीज हो जाएगी। और एक बार ये पूरा प्रोसेस अलॉटमेंट का होगा, और अगर आप को अलॉट किए जाते हैं स्टॉक्स, तो आपके बैंक अकाउंट से वो रकम जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप करना चाहते हैं आईपीओ में अप्लाई, तो आप तुरंत 5 पैसा की मोबाइल ऐप को उठाइए और इस आईपीओ में पैसा लगाइए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.